Welcome to our YouTube channel Exam Family. Today in this video I would like to teach you a very important objective of class 12th literature. Now let's see chapter number 8. Name is Fire Hyman. फायर हाइमन के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उस सारे ऑब्जेक्टिव को मैं देखने वाला हूँ। सारा का सारा भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का समझेंगे क्या है पहला ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि द टर्म्स जोरस्टियन इन फायर हाइमन स्टैंडफोर्ड, ठीक ना। जो देखिए जो टर्म जो शर्त था जोरस्टियन का, ठीक ना, वो क्या था। तो ये एक प्रकार का फायर हैम से स्टैंडफोर्ड कहता है, फायर हैम से लिया गया है। तो ये एक प्रकार का क्या है, पारसी थे। जो जोरस्टियन होता है उनको हम लोग पारसी बोलते हैं, ठीक ना। इसका राइट जवाब होगा डी, पारसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा द पोयम, सॉरी एक मिनट, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोयम फायर हैमन वाज अ डैश अवे। देखिए टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। टावर ऑफ साइलेंस देखिए जैसे कि आप देखते होंगे हिंदुओं को दाह संस्कार के उपरांत जो है जलाया जाता है, ठीक ना। मुस्लिम में दफनाया जाता है। उसी तरह से जो पारसी लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक बड़ा सा टावर के ऊपर उनके बॉडी को रख देता है और वो चील कौवा उसको खाते रहता है। उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, ठीक ना। तो वो इस कविता में जो टावर ऑफ साइलेंस था वो कितना दूर था, 1000 माइल, 2000 माइल और 3000 माइल, ठीक ना। तो ये जो टावर ऑफ साइलेंस जो था वो 1 मील दूर था और 1000 माइल दूर था। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कह रहा है कि द स्पीकर इन द पोयम फायर हैमन स्वेयर डैश, ठीक ना। तो वो कितने बार, अब स्वेयर मतलब होते कसम खाना होता है। लेखक जो है इस कविता में जो लेखक हैं, स्पीकर जो हैं, वो कितने बार कसम खाए थे। तो इस 2 बार वो कसम खाए थे आग को बचाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आसान प्रश्न है। कहता है हु हैज़ कंपोज द पोयम फायर हैमन। फायर हैमन को कंपोज करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो आपको याद होगा कि के दारूवाला जो थे, के दारूवाला, ये इस कविता को कंपोज किए हैं। ओके, लिखे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये क्या है समझेंगे। प्रश्न है कि के दारूवाला रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड। जो के दारूवाला थे, ठीक ना, उन्होंने उनको कब साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। तो वो साल था 1984। याद रखेंगे 1984 जो साल था, इस साल में के दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है, समझेंगे। प्रश्न 6 का था दारूवाला हैज़ बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज अ डैश। जो दारूवाला जो थे वो एक अच्छे कवि के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7 कहते हैं थीम ऑफ दारूवाला पोएट्री कॉन्सिस्ट। जो दारूवाला की कविता का जो थीम था, जो विषय था उनकी कविताओं का, वो क्या क्या था, ठीक ना। तो इनकी कविताओं का बहुत ज़्यादा विषय था, ठीक ना। लव, डेथ, डोमिनेशन, क्रिस्टिज्म, प्लाइट, यानी इसको बोलते हैं लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। ये इनकी कविताओं का मुख्य रूप से विषय हुआ करती थी। तो ये इसका राइट जवाब होगा डी। याद कर लीजिएगा एक बार इसको, ठीक ना। इसे याद बिना याद किए हुए नहीं हो पाएगा, ठीक ना। या याद थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझेंगे। कहता है कि दारूवाला पोएट्री इज टोटली डैश रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज, ठीक ना। दारूवाला की जो भी पोएट्री थी, कविता थी, टोटली पूर्ण रूप से रिकॉर्डिंग है टू द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। किसके सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पर ये पूर्ण रूप से ये रिकॉर्डिंग है। तो ये याद रखना इम्प्रेशनिस्टिक, ये इसका राइट जवाब होगा इम्प्रेशनिस्टिक। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा आप प्रश्न को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। प्रश्न नंबर 9 है। कहता कि फायर हाइमन डील्स विथ डैश घाट, ठीक ना। कौन से घाट का बात करते हैं कौन, फायर हाइमन के जो लेखक हैं दारूवाला,
वो कौन से घाट की बात करते हैं, ठीक ना। तो याद होगा बर्निंग घाट। कौन सा घाट? बर्निंग घाट, ठीक है ना। इसका राइट जवाब होगा बी, बर्निंग घाट की चर्चा करते हैं। बर्निंग घाट का मतलब जलता हुआ घाट होता है, ठीक ना। जब कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, कभी सवेरे सवेरे जा रहे थे, ठीक ना, और उन्होंने देखा किस तरह से बॉडी, आग जो है बॉडी को जला रही थी, ठीक ना, और चारों तरफ एकदम जलता हुआ, एकदम धधकता हुआ घाट की तरह दिख रहा था। ये भोर का समय था। आप कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न 10 क्या कहता है समझेंगे। कहता है द टर्म डिवोर्सिटी इन फायर हेमन स्टैंड फॉर क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। देखिए बात को समझिए। द टर्म डिवोर्सिटी इन द फायर हेमन स्टैंड फॉर, ठीक ना, किसके साथ जो है डिवोर्सिटी का जो पार्टिकुलर मीनिंग था, ठीक ना, वहाँ जो बॉडी जो था उसको जो मतलब जो जलाया हुआ जाता था, ठीक ना, और कभी कभी बॉडी को छोड़ देता था आग जलाते हुए, ठीक ना, उसी को हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं। तो इसका है वो जो डिवोर्सिटी था मतलब अनैतिक बोल सकते हैं कि अनैतिक व्यवहार बोल सकते हैं, ठीक ना, जिसको इमोरल बिहेवियर बोलते हैं, अनैतिक व्यवहार बोलते हैं, ठीक ना। आग क्या करता है ना, जैसे कि अगर कोई बॉडी जल रहा है, ठीक ना, तो क्या करता है आग कभी कभी जलाता है, थोड़ा छोड़ देता है, कभी जलाता है कभी छोड़ देता है, इस तरह का होता है। ये लेखक को पसंद नहीं है अनैतिक व्यवहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है आपका आसान प्रश्न है। केकी एन दारूवाला, ठीक ना, केकी एन दारूवाला हैज़ द पोएम रिटेन द पोएम। एक बार और समझिए। के की एन, ई एन का मतलब होता है नासरवंजी, याद रखिएगा। क्या? एन का मतलब होता है नासरवंजी, यानी के की एन नासरवंजी। एन मतलब नासरवंजी दारूवाला, पूरा नाम है के की नासरवंजी दारूवाला। हैज़ रिटन द पोएम, उनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो उनके द्वारा फायर हैमन लिखी गई है। ऑप्शन सी होगा फायर हैमन। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न कहता है कि केकी एन दारूवाला इज एन डैश पोएट। केकी एन दारूवाला जो थे वो कैसे कवि थे, ठीक ना। तो याद रखना ये एक इंडो एंग्लियन कवि थे, यानी पोएट थे, इंडो एंग्लिकन कवि थे। केकी एन दारूवाला इंडो एंग्लिकन पोएट थे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केकी एन दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजन। ये धर्म से क्या थे? केकी एन दारूवाला का धर्म पूछ रहा है। वो कवि थे, लेकिन कवि में कौन से धर्म के थे, ठीक ना। तो ये पारसी धर्म के थे, ठीक ना, याद रखना है। ए होगा पारसी। अगला प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 कहता है It was the dash of the poet along with him passing by the क्रिमिनेशन घाट। कहता है इट वाज द डैश, यह कौन था, ठीक ना, ऑफ द पोएट मतलब किसके साथ, पोएट along with him मतलब वो किसके साथ कवि, पासिंग मतलब जा रहे थे, बाय द क्रिमिनेशन घाट मतलब धधकता हुआ जलता हुआ घाट के बगल से पास कर रहे थे, किसके साथ, कवि, ठीक ना। तो याद होगा जब आप कहानी पढ़े होंगे तो अपने पिताजी के साथ भोर में उस धधकता हुआ उजलता हुआ घाट के बगल से होकर के जा रहे थे। तो राइट जवाब इसका होगा बी, फादर, यानी इट वाज द फादर, यहाँ भराएगा फादर। इट वाज द फादर ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम, ठीक ना। उनके साथ में कौन थे? उनके पिताजी थे, जिसके साथ वो भोर में वो घाट से होते हुए जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 15। आसान प्रश्न है। देखिए कहता है द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ वार्म्ड। बात को समझिए। कहता है द डैश, कौन, फॉरगेट भूल गया था, इट्स डेड मतलब उसको मारना जलाना, बिकॉज क्योंकि, समटाइम्स क्योंकि कुछ समय, इट लिव द डेड बॉडी हाफ बर्न क्योंकि यह कुछ समय तक यानी कुछ थोड़ा बहुत बॉडी को अध जला हाफ जला हुआ ही छोड़ देता है, ठीक ना। तो वो कौन था, कौन ऐसा काम कर रहा था, ठीक ना। द डैश फॉरगेट कौन भूल जाता था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, इसका ऑप्शन होगा
इसका आंसर होगा फायर। क्या होगा? फायर जो है, द फायर यानी आग जो है ये भूल जाता था बॉडी को जलाना। यहाँ क्या भराएगा? FIRE, ठीक ना, इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न है 16। कहता है द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर सम वाट डिफरेंट, ठीक ना। कहता है जो डेड बॉडी होता है, ठीक ना, आर सम वाट डिफरेंट, वो क्या अंतर होता है, ठीक ना। तो ये किसके बॉडी में थोड़ा अंतर होता है, मतलब जलाने का जो ये होता है, ठीक ना। तो ये पारसी का होता है, क्योंकि ये धर्म पारसी धर्म से, इसलिए इसका राइट जवाब होगा पारसी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है समझेंगे। कहते हैं द स्पीकर इन फायर हाइमन बिलोंग टू डैश रिलीजन, ठीक ना। देखिए, ये जो कवि हैं वो कौन से रिलीजन से, कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? तो ये एक पारसी धर्म के थे, याद रखना, पारसी। और जोरस्टियन जो है उसी को हम लोग पारसी बोलते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब होगा जोरस्टियन, ठीक ना। पारसी ऑप्शन में रहता तो पारसी मारते, जोरस्टियन ऑप्शन में रहेगा जोरस्टियन, क्योंकि उन्होंने पहले पंक्ति में बताया कि आई जोरस्टियन, पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि आई जोरस्टियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देखिए, आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे VVI प्रश्न हैं। ओके, तो आप जरूर सारे प्रश्न को कर लें। कहता है डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। डैश स्वेयर, कौन कसम खाया था बचाने का आग को, किससे? इस पाप से है। और फॉरगेटफुलनेस, ये आग को जो भूलने की बीमारी है, इस भूलने की बीमारी से आग को कौन बचाने का कसम खाया था? तो वो लेखक थे जिसका नाम था KKN दारूवाला, ठीक ना। जब वो देखे कि पूरे बॉडी मतलब थोड़ा 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 बॉडी जलाना छूट गया है, बॉडी को जलाना भूल गया है आग, ठीक ना, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आग को इस पाप से मुक्ति दिलवाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से जलवाऊंगा, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक ना। इसलिए KKN दारूवाला होगा इसका राइट जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, थोड़ा कविता के बारे में पता है, इसलिए थोड़ा हम आपको कविता हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक ना। मतलब क्या कहने का मतलब कि कविता जो है हम पढ़ाए हुए हैं, इसलिए हमको इसका पूरा ज्ञान है, ठीक ना। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत कहानी को भी बताता कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सके आपको। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट, KKN दारूवाला, प्रश्न है KKN दारूवाला कंसाइड हिज न्यू बॉर्न डैश फ्लेम। KKN दारूवाला जो थे उन्होंने अपने न्यू बॉर्न मतलब नया जो बच्चा जन्म उनका हुआ था, मतलब फर्स्ट बॉर्न बोल सकते हैं, उनको वो डैश के हवाले कर दिए थे, ठीक ना। बॉर्न डैश फ्लेम, ठीक ना। फ्लेम का मतलब वही होता है आग की लौएं, लपटे, ठीक ना। तो उन्होंने किसको, ठीक ना, कंसाइड मतलब वही समाहित कर देना, मतलब उसमें जला देना, ठीक। तो किसको? अपने सन को, अपने डॉटर को, अपने ब्रदर को या सिस्टर को, किसको? तो ये अपने फर्स्ट न्यू बॉर्न जो था, बेटा था उनका, उसको उन्होंने आग के हवाले किया था। बहुत छोटा सा था वो, ठीक ना। और आग के हवाले करने का रीजन था क्योंकि जो टावर ऑफ बताए थे हम आपको, टावर ऑफ साइलेंस जो था 1,000 माइल, ठीक ना, अवे था, 1,000 माइल दूर था। इसलिए उन्होंने अपने फर्स्ट बॉर्न को जो है क्या किया था? आग के हवाले किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20। द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू द फायर अंडर कंपल्जन, ठीक ना। उनके कैमा बॉर्न, ठीक ना, कैमा चिल्ड्रेन जो है से वो आग के हवाले हुआ था, ठीक ना। तो याद रखना फर्स्ट बॉर्न जो था इनका, पहला जो पुत्र था, पहला बॉर्न था, वो आग के क्या हुआ था? हवाले हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है डैश बिलोंग टू जोरस्टियन रिलीजन। कौन बिलोंग करते थे जोरस्टियन रिलीजन से, जोरस्टियन धर्म से, जिसको पारसी धर्म भी हम लोग क्या बोलते हैं? पारसी धर्म बोलते हैं। ये कौन बिलोंग करते थे? तब बिलोंग करने वाले KKN दारूवाला थे। कौन? KKN दारूवाला, राइट जवाब होगा D, KKN दारूवाला। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि द पोएट सीज द रेड हॉट डैश। द पोएट सीज द रेड हॉट डैश, ठीक ना। कवि किस चीज को देखे थे एकदम लाल हॉट, ठीक ना, पूरा एकदम चिंगारी की तरह?
ठीक ना। तो वो इम्बर्स था, चिंगारी जो था वो लाल दिख रहा था, ठीक ना। इसका राइट जवाब होगा सी, इम्बर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है 23। कहता है कि समझिए, कहता है वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। कहता है कि हम लोगों ने देखा, इम्बर्स मतलब वही चिंगारी को, लूजिंग लूजिंग मतलब छोड़ते हुए, देयर क्रूर रेडनेस अपनी क्रूर लालिमा को छोड़ते हुए, जो मैंने देखा उस आग को, ठीक ना। ये टेकन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फायर हाइमैन से लिया गया है। कहाँ से? फायर हाइमैन से। तो इसका सही जवाब होगा बी, फायर हाइमैन। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसको आप करिए। कहता है कि एज आई कंसर्न्ड माई फर्स्ट बॉन्ड टू द फ्लेम इज रिटन बाय, ठीक ना। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में करिए, एक दो प्रश्न का जवाब आप कमेंट में लिखिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मेरे पास ये भी प्रश्न करने का क्षमता है, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नए मतलब चैप्टर के साथ। दीजिए विदा, धन्यवाद।